दोस्तों नमस्कार। तो रिवीजन सीरीज के इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख मृदाएं, मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं, संबंधित तथ्य देखें। तो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। पौधे की वृद्धि सामान्यतः 6 से 7 पीएच रेंज वाले मृदा में होती है। आपको बता दें, पीएच, इससे अम्लीयता या क्षारीयता मापी जाती है। तो पौधे की वृद्धि सामान्यतः 6 से 7 पीएच रेंज वाले मृदा में होती है। ह्यूमस, खनिज तत्व, जल तथा वायु मृदा के मुख्य घटक होते हैं। क्या क्या? ह्यूमस, खनिज तत्व, जल तथा वायु मृदा के मुख्य घटक होते हैं। मृदा के संघटकों को देखें तो इसमें ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ 5 से 10% लगभग होता है। 40 से 45% लगभग खनिज पदार्थ होते हैं। मृदा जल 25% होते हैं और इसमें वायु की जो मात्रा है वो 25% होती है। इसे ध्यानपूर्वक फिर से देखें तो ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5 से 10% लगभग होती है। खनिज पदार्थों की मात्रा 40 से 45% होती है। मृदा जल 25% इसमें होता है और वायु की मात्रा 25%। तो ये है मृदा के संघटक। अब हम लोग देखते हैं मृदा के कण व आकार। तो कण को देखें तो बालू, इसका जो आकार होता है 2 से 1 मिलीमीटर तक होता है। बहुत मोटी बालू का जो आकार है वो 1 से 0.5 mm तक होता है। इसी क्रम में देखें, इसी क्रम में मोटी बालू 0.5 से 0.25 mm तक होता है इसका कण का आकार। महीन बालू 0.25 से 0.1 mm तक होता है। बहुत महीन की बात करें तो इसमें 0.1 से लेकर 0.05 मिलीमीटर तक होता है। गाद जो है वो और छोटा होता है, 0.050 से 0.002 mm तक होता है। मृतिका क्ले वो 0.002 mm से कम होता है। अब हम लोग देखते हैं मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका को देखें तो इसमें अगर जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका जो सबसे ऊपरी भाग है जिसमें फसल जो है उगती है वह ओ संस्तर कहलाता है। उसके नीचे ओ संस्तर से नीचे ए संस्तर, ठीक है। इसके बाद बी संस्तर जो ये देख रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये ABCD करके दिया गया है। ये है क्या? तो जो ओ संस्तर है इसमें ह्यूमस एवं जैविक सामग्री की प्रचुरता होती है। ऊपर जो देखते हैं ये इसमें क्या होता है, इसमें ह्यूमस होता है, ह्यूमस प्लस जैविक सामग्री। इसके बाद ए में देखें तो पौधे की जड़ें जो होती है, अधिकांश जड़ें जो होती है वो ए में होती है, इस वाले पार्ट में जड़ें होती है। बी में देखें तो कुछ जड़ें जो है यहाँ तक गई है। और सी में देख रहे हैं कि कुछ खनिजें जो है इस तरह से हम लोग मिट्टी में इसे देखते हैं। अब भारतीय मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है वो हम देखें तो उत्पत्ति, रंग, संयोजन एवं अवस्थिति के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 1956 में भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। तो इसमें है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पिट या जैव मिट्टी और वन अपर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार से कुल 8 वर्गों में भारतीय मृदा को वर्गीकृत किया गया है। अब हम लोग इसी वर्गीकरण को विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी क्या है? तो इसका निर्माण मुख्यतः नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। अन्य नाम दोमट मिट्टी या कांप मृदा या कछाड़ी मृदा। ठीक है, अन्य नामों को देखें तो जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या है? कांप मृदा या कछाड़ी मृदा। और हमने पढ़ा था ये इसी में पिछला वीडियो में कि इसे क्या कहते हैं, कांप मृदा कहाँ होती है? तो आपके जो खादर मिट्टी है उसमें उसे कहा जाता है। खैर क्षेत्र देखें तो देश के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग में
और जो है पंजाब से असम तक विशाल मैदानी भाग में एवं प्रायद्वीपीय नदी घाटी में भी यह पाया जाता है। ठीक है, तो ये मिट्टी जलोढ़ मिट्टी जो है इसका देश में कुल 40% भाग पर इसका विस्तार है और पंजाब से लेकर असम तक विशाल मैदानी भाग एवं प्रायद्वीपीय नदी घाटी में भी पाया जाता है। विशेषता देखें तो प्रचुरता इसमें होती है पोटास और चूना की प्रचुरता होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस इसकी कमी होती है। ठीक है, विशेषता में देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। प्रकार देखें तो खादर इसको नया जलोढ़ या ज़्यादा उर्वर इसे कहा जाता है और बांगर पुराना जलोढ़ जमाव बाढ़कृत होता है, मैदानों से दूर होता है, कम उर्वर होता है अपेक्षाकृत। ठीक है, रंग की बात करें तो हल्के धूसर से राख धूसर तक इसका रंग होता है। ये मृदाएं गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी यानी कि मृत्तिका दोमट तक होती है। बलुई दोमट मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम एवं चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। याद रखेंगे, बलुई दोमट मिट्टी की जो मृदा की जो जल धारण क्षमता होती है सबसे कम होती है और चिकनी मिट्टी के जल धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। गंगा के मैदानी भाग में जलोढ़ मृदा की गहराई लगभग 2000 मीटर तक होती है। प्रमुख फसल देखें तो गेहूँ, धान, जौ, तिलहन और दलहन ये प्रमुख फसलें हैं। अब दूसरी प्रकार की हम लोग मिट्टी को देखें तो लाल पीली मिट्टी। इसका निर्माण देखें तो दक्कन के पठार के पूर्व एवं दक्षिण भाग में इसका निर्माण जहाँ वर्षा की कमी होती है। ठीक है, जहाँ वर्षा की कमी होती है वहाँ पर ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ग्रेनाइट व नीस चट्टानों के विखंडन से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, क्षेत्र को देखें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मेघालय के पहाड़ी भागों में, छोटा नागपुर के पठारी भागों में। ये आप ये ध्यानपूर्वक पढ़ें, ये आपसे सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट आपसे ये पूछ लिए जाते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मेघालय के पहाड़ी भागों में, छोटा नागपुर के पठारी भागों में ये क्षेत्र है जहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। विशेषता देखिए इसकी विशेषता है कि इसके रंग के प्रकार देखें तो पीला रंग जल योजन के फलस्वरूप, यानी कि जब जल धारण किया रहता है तब इसका रंग क्या होता है, पीला रंग होता है। और लाल रंग लोहे की ऑक्साइड के कारण इसका रंग होता है, इसलिए लाल पीली मिट्टी इसे कहा जाता है। लोहे की ऑक्साइड अगर हो ज़्यादातर तो वह लाल कलर धारण कर लेगा और पीला कलर ज़्यादातर तब होगा जब यह जल योजित हो जाएगा। इसे जोनल मृदा यानी कि मंडलीय मृदा कहते हैं। कमी देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं ह्यूमस, ठीक है, इसकी कमी होती है। अम्लीय प्रकृति की होती है। महीन कण वाली लाल पीली मृदा उर्वर होती है। महीन कण वाली लाल पीली मृदा उर्वर होती है। मोटे कण वाली मृदाएं अनुर्वर होती है। ठीक है, मोटे कण वाली मृदाएं जो होती है वह अनुर्वर होती है। प्रमुख फसलों को देखें तो इसमें बाजरा, मूंगफली, रागी, तंबाकू, आलू इत्यादि पाई जाती है। इसमें होने वाली फसलें हैं लाल पीली मिट्टी में। आगे बढ़ते हैं, काली मिट्टी को देखें तो काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। ये कपास मिट्टी भी कही जाती है। उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम। यूपी में केरल कहा जाता है। ठीक है, ये सब नाम है, आप देख लीजिए अन्य नाम ये रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी, उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम, यूपी में केरल कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मृदा, ठीक है, गीली होने पर फूल जाती है और सूखने पर दरारें पड़ जाती है। ठीक है, गीली होने पर यह क्या है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी है ये। तो ये गीली होने पर क्या होती है, फूल जाती है और सूखने पर दरार पड़ जाती है। इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो बेसाल्टिक चट्टानों के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। और सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तर पश्चिम, ठीक है, दक्कन ट्रैप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी गुजरात में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, उत्तरी कर्नाटक में, उत्तर पश्चिमी तमिलनाडु, दक्षिण पूर्वी राजस्थान इत्यादि में इसका विकास हुआ है। यह एक परिपक्व मृदा है। काले रंग का कारण देखें तो लोहे एवं एल्युमिनियम के टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के यौगिकों की स्थिति के कारण जो है इसका रंग काला होता है। लोहे एवं एल्युमिनियम के टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के यौगिकों की स्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है, काला। नमी धारण क्षमता उच्च होती है, इसलिए इसे सिंचाई को इसको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, नमी धारण की क्षमता क्या होती है, इसमें उच्च होती है। प्रचुरता देखें तो लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट इत्यादि की प्रचुरता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। प्रमुख फसल देखें तो कपास, गन्ना, प्याज, फल इसमें होती है। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट शब्द लेटर से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट। और इसका निर्माण देखें तो उच्च तापमान व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में इसका विस्तार होता है लेटराइट मिट्टी का।
अधिक वर्षा के फलस्वरूप चूना एवं सिलिका का निक्षालन हो जाता है, जबकि लोहे के ऑक्साइड व एल्युमिनियम के यौगिक मृदा में शेष रह जाते हैं। क्षेत्र देखें तो लैटेराइट मिट्टी जो है पश्चिमी घाट पूर्वोत्तर राज्यों में, असम और मेघालय में देखें इसका विस्तार है। केरल, कर्नाटक, ओडिशा, छोटा नागपुर के पठार, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र इत्यादि इसका क्षेत्र है। विशेषता देखें तो रंग इसका रंग देखें तो लाल भूरे रंग की मिट्टी होती है या लाल भूरे रंग की। कमी देखें तो इसमें ह्यूमस, पोटास, नाइट्रोजन एवं चूने की कमी होती है। प्रकृति देखें तो अम्लीय प्रकृति की होती है। कम उपजाऊ मिट्टी की श्रेणी में इसे रखा जाता है। प्रमुख फसल देखें तो काजू, चाय, कहवा, रबर, मोटा अनाज, मसाला इत्यादि इसकी प्रमुख फसलें हैं। यह मृदा सूखने के बाद कड़ा व पथरीली हो जाती है, अतः इसका उपयोग ईंट बनाने में सर्वाधिक होता है। नोट में देखें भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह क्या है? जस्ता है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो गुजरात में है। अब पर्वतीय मृदा को देखें तो पर्वतीय मृदा क्या है? इसका निर्माण पर्वतीय ढलानों पर है। इसका निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है, पतली परत के रूप में विकसित होता है। सामान्यतः अप्रौढ़ यानी इमेच्योर मिट्टी है यह, ठीक है। क्षेत्र देखें तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भाग, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय भागों में, छोटा नागपुर के पठारी भागों में इत्यादि। विशेषता को देखें तो प्रकृति इसकी अम्लीय होती है, ह्यूमस की अधिकता किंतु विघटन, ठीक है, गुड। गहराई कम तथा संरद्र युक्त जो है होती है। कमी पोटास, फास्फोरस, चूना। पर्वतों के ऊपर भागों में मोटे कण वाली तथा घाटी में दोमट प्रकार की होती है। अर्थात यह कहें कि यह मृदा पर्वतों के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भागों यानी कि घाटी में अधिक उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में पर्वतीय ढलानों पर बागानी कृषि होती है, ठीक है, बागानी कृषि होती है। इसकी फसल देखें तो चाय, कॉफ़ी, मसाला, फल इत्यादि की फसलें होती है पर्वतीय मिट्टी में। मरुस्थलीय और शुष्क मिट्टी को देखें तो इसका निर्माण क्या है? इनका विकास उच्च तापमान, शुष्क जलवायु, तीव्र वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों में हुआ है। क्षेत्र देखें तो पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, गुजरात के उत्तरी भाग इत्यादि में हुआ। विशेषता क्या है इसकी? तो अनुर्वर मृदा है, प्रचुरता कैल्शियम की होती है, लोहा की होती है और फास्फोरस की होती है, और नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी होती है। प्रकृति बलुई संरचना वाली होती है और लवणीय मृदा होती है। प्रमुख फसल को देखें तो इसमें ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि होती है। अब लवणीय मृदा को देखें तो अन्य नाम इसका क्या है? रेह, ऊसर, कल्लड़, ठीक है। निर्माण इसका किस प्रकार से हुआ? इसका विकास जलवायु, जलाक्रांत व अनूप क्षेत्रों में इसका निर्माण हुआ है। ऐसे क्षेत्र में केशिका क्रिया, ठीक है, केशिका क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप सोडियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण मृदा के ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि मृदा लवणीय हो जाती है। क्षेत्र देखें तो पश्चिमी गुजरात, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, केरल तट, दक्षिणी हरियाणा इत्यादि। और क्या है कि पंजाब तथा हरियाणा में अधिक सिंचाई से ऐसे मृदा का प्रसार हो रहा है, यानी कि अति सिंचाई से इस तरह की प्रकृति पैदा हो रही है ज़मीनों में कि वह क्या हो रही है? वह लवणीय मृदा का रूप धारण कर रही है। विशेषता देखें तो कृषि के दृष्टि से अनुर्वर माना जाता है इसे। प्रचुरता इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है और चूने की कमी होती है। नोट में देखें जिप्सम तथा पाइराइट्स के उपयोग करके ऐसे मृदा को कृषि योग्य बनाया जाता है। लवणता को कम करने के लिए निक्षालन विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख फसल देखें तटीय क्षेत्रों में इस मृदा में नारियल प्रमुखता से उगाया जाता है। अन्य फसलों में बरसीम, गन्ना, फालसा, आंवला, अमरूद इत्यादि उगाया जाता है। पीट एवं जैव मृदा को देखें तो निर्माण इसका किस प्रकार से हुआ है? तो दलदली क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमा होने से इसका निर्माण हुआ है। क्षेत्र देखें तो सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्रों में, केरल के अलपुझा जिला में, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला में ये पीट एवं जैव मिट्टी पाई जाती है। विशेषता देखें तो इसमें जैविक पदार्थों के विघटन नगण्य होता है, अतः यह उच्च अम्लीय होता है। रंग देखें तो फेरस आयरन के कारण इसका रंग नीला होता है, अधिक जैव पदार्थ के कारण इसका रंग काला रंग होता है। ऐसे क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। याद रखेंगे
पीट एवं जैव मिट्टी में मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। इसके अलावा ये धान की खेती के लिए भी उपयुक्त है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो कुछ शब्दावली है, जैसे मृदा अवकर्षण क्या है। मृदा अवकर्षण यानी कि सॉइल डिग्रेडेशन क्या है। इसके अंतर्गत मृदा की उर्वरता का ह्रास शामिल है, साथ ही मृदा का पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। मृदा अपरदन क्या है। इसके अंतर्गत मृदा के ऊपरी भाग ह्यूमस का विनाश या हटना शामिल है। मृदा अपरदन के उत्तरदायी कारकों में प्रवाहित जल, वायु, पशुचारण, खनन इत्यादि है। मृदा अपरदन के कारण देखें तो भूस्खलन, निर्वनीकरण, जो वन को हम लोग काटते हैं वो दिया है, निर्वनीकरण, अत्याधिक पशुचारण, ठीक है, जलीय अपरदन, वायु अपरदन, हिमानी अपरदन, झूम कृषि, ये सभी क्या है, मृदा अपरदन के कारण है। मृदा अपरदन के प्रकार देखें तो इसमें है बूंद अपरदन, बारिश की बूंदों के आघात मृदा के, इससे क्या होता है, आघात मृत के कण अलग हो जाते हैं। परत अपरदन क्या है, बूंदों के निरंतर आघात से मृदा के पतली परत का कटाव होता है। रील अपरदन क्या है, छोटी व कम गहरी नालियों के रूप में प्रवाहित जल से अपरदन होता है। अवनालिका अपरदन क्या है, रील अपरदन का विस्तृत रूप, जैसे कि बीहड़ क्षेत्र। धारा चरण अपरदन क्या है, जब जल चौड़ी धारा के रूप में प्रवाहित होकर अपरदन करे, तो ये धारा चरण अपरदन है। तो ये क्रमवार ढंग से भी याद रखना है, बूंद अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन, अवनालिका अपरदन और धारा चैनल अपरदन। मृदा संरक्षण के संबंधित उपाय जो सुझाए गए हैं यहाँ पर, तो 3 प्रकार के उपाय सुझाए गए हैं, जैविक उपाय, यांत्रिक उपाय और सामाजिक उपाय। तो जैविक उपाय में क्या है, वृक्षारोपण, मंचिंग, वर्मी कंपोस्ट, जैविक व हरी खाद, कृषि वानिकी, पट्टीदार कृषि, ये सभी जैविक उपाय है। ऐसा करके मृदा संरक्षण को रोका जा सकता है। सामाजिक उपाय कहें तो अति पशुचारण को रोकना, झूम खेती पर प्रतिबंध लगाना, जन जागरूकता। इसके बाद यांत्रिक उपाय में देखें तो समुच्च रेखिक खेती, मेड़बंदी, सीढ़ीदार खेती, ये यांत्रिक उपाय हैं। भारत के हो गया बेटी, टेंशन का लेते, अभी 7:30 हो रहा है, अभी हमारे पास समय है। भारत के शीर्ष 6 मृदाएं, तो जलोढ़ मिट्टी, जैसा कि हमने ऊपर ही पढ़ा था, 40% लगभग होती है। लाल पीली मिट्टी 18.5% लगभग है। काली मिट्टी 15% भाग है। वन एवं पर्वतीय मिट्टी को देखें तो 8.67% लगभग है। शुष्क व मरुस्थलीय मृदा वो 4.42% लगभग है। लैटेराइट मिट्टी कितनी है, तो 3.7% लगभग होती है। अब हम लोग देखें कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका कार्य क्या है कि पूरे भारत में मृदा अपरदन को रोकना एवं मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कजरी, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। मुख्यालय देखें तो जोधपुर में है और इसका कार्य क्या है, मरुस्थलीय समस्या के अध्ययन व अनुसंधान के लिए कार्य करना है। UNCCD, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी कि UNCCD संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पृथ्वी, ये बना है ये संस्था। उसके बाद है कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 के 3 कन्वेंशनों में से एक है, ठीक है। मरुस्थल के लिए एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी कानून है। भारत हस्ताक्षरकर्ता कब का है, तो 1994 में यह हस्ताक्षर किया भारत UNCCD पर और 1997 से यह प्रभावी हुआ है। ICR ने USDA यानी कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मृदा वर्गीकरण के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित क्रम में बांटा गया है, ठीक है। तो ये ICR ने UNDA मृदा वर्गीकरण के आधार पर भारतीय मिट्टियों किस प्रकार से बांटा है, तो इंसेप्टिसोल्स ये 39.74%, एंटीसोल्स और 28.08%, एल्फीसोल्स 13.55%, वर्टिसोल्स 8.52%, एरिडीसोल्स 4.28%, अल्टीसोल्स 2.51%, मॉलीसोल्स 0.41% और अन्य देखें तो 2.92%, ठीक है। मिट्टियों संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो वर्टिसोल, जिसे काली या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को एंटीसोल कहा जाता है, जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। तो एंटीसोल जो है, एंटीसोल ये इसको क्या कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। और काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, वर्टिसोल्स। ये 8.52% जो दिया गया है। दोमट यानी कि लोम मिट्टी में बालू के कण, चिकना कण तथा पांसु कण सभी प्रकार के कण होते हैं, ठीक है। दोमट मिट्टी में बालू कण, चिकना कण और पांसु कण सभी प्रकार के कण होते हैं। चिकनी मिट्टी
यानी मृत्तिका क्ले सॉइल की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है चिकनी मिट्टी की, क्योंकि इसके कण बहुत महीन तथा दृढ़ता से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस प्रकार पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। जल धारण की क्षमता के आधार पर देखें तो घटता क्रम इस प्रकार से है। सबसे अधिक जो जल धारण की क्षमता चिकनी मिट्टी की है, इसके बाद गाद मिट्टी की है, इसके बाद दोमट मिट्टी की है, उसके बाद रेतीली मिट्टी या बालू मिट्टी की है। रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है तथा जल अवशोषक क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है, यानी कि जल को सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। हेलोफाइट्स पौधे क्षारीय मृदा में अच्छी वृद्धि करते हैं। ठीक है, हेलोफाइट्स पौधे जो होते हैं वो क्षारीय मृदा में अच्छी वृद्धि करते हैं। मृदा विक्षालन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में बड़ी समस्या है। ठीक है, मृदा विक्षालन जो है वो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों की सबसे बड़ी समस्या है। मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन एवं वनस्पति की मृत्यु द्वारा होती है। केशिका क्रिया यानी कैपिलरी चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। केचुए खेती के लिए सबसे अच्छे होते हैं। केचुआ जो है वो किसान का मित्र होता है और खेती के लिए सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि वे मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित करके इसे नरम बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं केचुआ। और मिट्टी को देखें तो किस मिट्टी में कौन सी जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, कौन सी मिट्टी? तो पौडाजॉल ये शीत समशीतोष्ण में जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। चरनोजम यह समशीतोष्ण शीत स्टेपी में पाए जाते हैं। स्पॉटजोल्स आर्द्र समशीतोष्ण में पाए जाते हैं और लेटेराइट उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। तो हम लोगों ने यह जो भारत की मृदा है इसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, अब जो अगला वीडियो होगा वह संबंधित होगा आपका, इसे देख लेते हैं, भारतीय जलवायु से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।